बदमाश नहीं छोड़ूंगा यहाँ। मेरे को पता है कि बदमाश का कितना लेवल है। कादरी हल्के को क्राइम फ्री बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ बीजेपी 70 पार जाएगी। मेरे पिताजी के जो लोग हैं वो दिलो जान से मेरे साथ। अब की बार खिला के दिखाएंगे कमल का फूल। पब्लिक में रहोगे तो पब्लिक इज्जत करेगी, पब्लिक में कटोगे तो पब्लिक आपको 2 मिनट में उठा देगी। पिताजी से सीखिए कि लोगों के बीच में लोगों जैसा बन के रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल चरखी दादरी में बैठा हूं। बीजेपी का और सुनील सांगवान का ऑफिस है, चुनाव कार्यालय है। और मैं जब ऑफिस में आया तो मैं ढूंढ रहा था निगाहें। मैं पहली बार मिल रहा हूं सुनील सांगवान जी से। जेलर रहे हैं, पूर्व मंत्री के बेटे हैं, लेकिन नज़र नहीं आया कि कोई स्पेशल आदमी भी लोगों के बीच में भीड़ में बैठा है। हुक्के पर कुछ लोग बैठे थे, उनमें से एक सामान्य सा इंसान। मैंने अपने दिमाग में कल्पना कुछ और की थी और मिला एक सामान्य सा इंसान, इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बावजूद। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी, भिवानी अपडेट चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहचान नहीं पाया था आपको। ये सादगी शुरू से ही ऐसा है आपका? ये मेरे परिवार से मैंने मेरे पिताजी से सीखी है कि लोगों के बीच में लोगों जैसा बन के रहो, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, लो प्रोफाइल में रहना। अच्छा, बड़े अधिकारियों में से कईयों से मिलता हूँ और रिटायरमेंट के बाद भी उनका अपना अधिकारी वाला वो जो एक अलग ही होता है वो निकल नहीं पाता उनके अंदर से। देखो मेरा जीवन कि मेरी उम्र 50 साल होगी। 50 साल में मैंने 28 साल मेरे पिताजी के साथ राजनीतिक जीवन बड़ी नज़दीक से देखा है। मेरे को पता है सब। मेरे को ये भी पता है कि पब्लिक में रहोगे तो पब्लिक इज्जत करेगी, पब्लिक में कटोगे तो पब्लिक आपको 2 मिनट में उठा देगी। तो पब्लिक के बीच में तो आप तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं पाए, नौकरी में थे और नौकरी से अभी रिटायरमेंट के जस्ट आपने अभी VRS लिया है, अभी आए हैं आप पब्लिक के बीच में। आपके पिताजी रहे हैं, वो फ़ायदा आपको मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। मेरे पिताजी का फ़ायदा तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। और रही पब्लिक की बात, तो मैं पब्लिक के साथ शुरू से हूँ। मैं हर शनिवार एतवार, हर छुट्टी के दिन या कोई भी कार्यकर्ता सम्मेलन होता था या कोई भी रैली होती थी या कोई भी मीटिंग होती थी, मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। अच्छा, राजनीति को किस तरीके से समझते हैं? चरखी दादरी का मैं अभी देख रहा था गूगल करके, आज तक बीजेपी का यहाँ पर कोई कैंडिडेट जीता नहीं। और जब बीजेपी सबसे ज़्यादा टॉप में थी, सबसे ज़्यादा हवा में थी, तब भी यहाँ पर इनेलो जीती है। 2019 की बात करें, निर्दलीय जीता है। बीजेपी का फूल, कमल का फूल कैसे खिलेगा यार? अब की बार खिला के दिखाएंगे कमल का फूल। देखो, जो कभी नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा, और वो अब की बार ही होगा। आपको भरोसा है? मेरे को विश्वास है कि वो, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का तमाम संगठन, तमाम लोग और मेरे पिताजी का जो मेहनत है, मेरे पिताजी के जो लोग हैं वो दिलो जान से मेरे साथ। बारिश अब तो 1 और 1 11 होके दिखाएंगे। अच्छा, बारिश पड़ रही है और ये बारिश जब पड़ती है तो अधिकारियों से लेकर नेताओं के, खास करके जो सरकार में होते हैं, उनके दिमाग में, दिल में एक डर रहता है कि पानी भरेगा, अब लोग, हम जैसे जो लोग जाएंगे कैमरे पे उनकी फ़ोटो उतारेंगे, लेकिन समाधान नहीं होता। ये समस्याएं आपके यहाँ के विधायक कहते रहे कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट लेके आया हूँ दादरी के लिए, लेकिन वो दिखता नहीं है धरातल पर। रोड आज भी कहीं टूटे पड़े हैं, गलियाँ बन रही हैं, कहीं पे मैं ऐसी जगह में फंस जाता हूँ, यहाँ से बाईपास से आते वक्त आप फंस जाओगे, कीचड़ में धंस जाओगे, ऐसे हालात है। ये रोड पे पानी बैठ के लोग यहाँ पे धरना देते हैं बारिश के पानी में बैठ के। देखिए, मैं पिछले 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं मेरे पिताजी के टाइम की बता सकता हूँ। जब मेरे पिताजी चरखी दादरी के नुमाइंदे थे, उस समय इससे भी ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन विदिन 1 आवर पूरा शहर का पानी ख़त्म हो जाता। अगर कहीं पानी जमता था, खड़ा होता था, तो मेरे पिताजी खुद जाके अधिकारियों के साथ उस पानी को निकलवा के समाधान खड़े होकर करवाया। कभी अफसरों के भरोसे नहीं छोड़ा, कभी किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा, खुद जाके, खुद चेक करके, खुद निकलवा के। यही वजह है कि कुछ ऐसे, मैं कह सकता हूँ, जिन लोगों ने काम नहीं किया, नाकामयाब मंत्री, विधायक या नेता ऐसे रहे जिनकी टिकट बीजेपी ने काट दी और नए सिरे से राजनीति हरियाणा में बीजेपी करने जा रही है। नए चेहरे आए हैं काफ़ी ज़्यादा। देखो, नए चेहरे आने चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर पुराने लोग जो पार्टी के हैं या MLA हैं, वो अगर ढंग से उनको पब्लिक की वो सेवा ढंग से नहीं कर पाए तो फिर उनकी छुट्टी भी होनी चाहिए। सुनील सांगवान ने बीजेपी को क्यों चुना? बीजेपी का तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब की बार वो माहौल नहीं है। कांग्रेस कह रही है हम 70 पार जाएंगे और सरकार बनाएंगे हुड्डा साहब।
मैं कह रहा हूँ बीजेपी 70 पार जाएगी, कहने से क्या होता है? कांग्रेस कहती रहेगी। अगर कांग्रेस 70 पार है तो इतने दिन क्यों लगा रही है टिकट में? आज सेकंड लास्ट डे है नॉमिनेशन का, 11 तारीख होगी, आज तक टिकट नहीं मिली है। चंद लोगों को टिकट मिली है जो सिटिंग एमएलए थी। सिटिंग एमएलए के अलावा किसको टिकट मिली है? क्यों लिस्ट जारी नहीं कर रहे? अगर 70 पार है तो किसी को भी टिकट दे दें। टिकट देने में इतना खौफ क्यों खा रहे हैं? इतना डर क्यों हो रहा है? इतना भय क्यों हो रहा है उनको? आए मैदान में अपनी कैंडिडेट उतारे, बीजेपी ने उतारे। कांग्रेस के कैंडिडेट की टेंशन है कि पता नहीं वो ए आ जाएगा तो मुझे इतनी दिक्कत होगी, बी आ गया इतनी दिक्कत होगी। कोई आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत रहे हैं आप यहाँ से। जनता का इतना प्यार है। कल अगर आप आते तो यहाँ हज़ारों की संख्या में नॉमिनेशन करवाने आए थे, और भीड़ के साथ साथ उस भीड़ में जो जोश था, काबिल तारीफ है। लेकिन ये कहा जाता है कि बाढ़ड़ा, चरखी दादरी, लोहारू साइड, ये बेल्ट एक ऐसी है, यहाँ पर किसान आंदोलन का असर है। और इस इलेक्शन में हालांकि चरखी दादरी का जो प्यार है वो बीजेपी के प्रति रहा है, उतना ज़्यादा वो रहा नहीं यहाँ पे टकराव। मैं बताता हूँ, मात्र 4000 किसान आंदोलन जो हुआ था वो 3 किसान बिलों के ऊपर हुआ। 3 किसान बिलों के विरोध में किसान थे, किसान संगठन थे, हमारे किसान थे, मेरे पिताजी भी उनके साथ थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने या भारत सरकार ने जब तीनों बिल वापस ले लिए तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया ना। तो झगड़ा ही नहीं रहा। झगड़ा किस बात का था? झगड़ा 3 बिलों का था। 3 बिल भारत सरकार ने वापस ले लिए, झगड़ा खत्म। जिस टाइम वापस नहीं लिए थे उस टाइम मेरे पिताजी भी किसानों के साथ थे। मैं भी बॉर्डर पर गया था। मैं मेरे दोनों बच्चों को दिखाने के लिए बॉर्डर पर गया था। अच्छा, कि ये बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बड़ा हिस्टोरिकल एजिटेशन है, इसके गवाह जरूर होंगे। यहाँ की समस्याएं देखते हैं, निकलते हैं और दिमाग में आता है कि इनका समाधान हो सकता है। क्योंकि एक अधिकारी, हमने पढ़े लिखे, अभय सिंह यादव आपके यहाँ लास्ट नांगल चौधरी से आते हैं, उनका वहाँ दक्षिणी छोर में ये चर्चाएं हैं कि अधिकारी था, पढ़ा लिखा था, तो उन्होंने काम कराए हैं, उनकी टिकट भी रिपीट हुई है, मंत्री भी बनाए गए। तो एक अधिकारी, पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है। तो आपने ऐसा कुछ प्लान तैयार किया, खाका तैयार किया? बिल्कुल तैयार किया है। मैं तमाम अपना घोषणा पत्र जारी करूँगा। पार्टी अलग घोषणा पत्र जारी करती है। पार्टी के घोषणा पत्र में होता है पूरे प्रदेश की समस्याएं, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए। मैं अपने दादरी हल्के का अलग घोषणा पत्र जारी करूँगा कि आने वाले 5 साल में मैं ये काम करूँगा। अच्छा, आपके दादरी का मुद्दे अलग होता है। यहाँ पर पिछली बार निर्दलीय को जिता दिया, कई बार निर्दलीय ने अच्छे खासे वोट लिए हैं। दादरी की जनता का मूड समझ आया आपको? देखो, जो जनता के बीच में रहेगा, एक बार तो लोगों को बहका के कोई भी बन सकता है। वो जो लोगों को बहका के एक बार विधायक बन जाते हैं वो दोबारा बने होता, आप बता दें। मेरे पिताजी 2 बार बने, मास्टर हुकम सिंह 3 बार बने, गणपत राय 3 बार बने, और कोई दोबारा बना होता है। राम रहीम की जमानत से आप सुर्खियों में, आपकी चर्चाएं रही, क्या कुछ कहेंगे? ये आपके ऊपर आरोप लगे थे या फिर इसमें कितनी सच्चाई थी? देखो, मैं कई दफ़ा इस मामले में कह चुका हूँ अलग अलग चैनलों पर। पैरोल 2 तरह की होती है। एक पैरोल होती है इमरजेंसी, जिसमें ब्लड रिलेशन में किसी की डेथ हो जाती है, ब्लड रिलेशन में किसी की शादी होती है, या कोई एक्सट्रीमली बीमार है, उसकी हम बंदी एप्लीकेशन देता है। जो इमरजेंसी पैरोल है उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ मैं, उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट जेल होता है। उसने 3 एप्लीकेशन दिए मेरे को। 2 2019 में रिजेक्ट की मैंने, 1 2020 में रिजेक्ट की। जिन लोग जो पैरोल की आप चर्चा कर रहे हैं वो है रूटीन की पैरोल। वो 6 बार पैरोल, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैं नहीं था। मैं सिर्फ यहाँ का कागज़ लेके यहाँ भेजने वाला था, मेरा इतना ही रोल। डिविजनल कमिश्नर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, डिविजनल कमिश्नर ने भी सेंक्शन करी है वो, तो वो बागपत के डीसी, बागपत के एसपी और बरनावा के एसएचओ की रिपोर्ट के ऊपर वो उसकी मंजूर की, न कि सुपरिटेंडेंट जेल ने मंजूर की। अच्छा, जेल और मेरे जाने के बाद तो 4 बार हो चुकी भाई। अच्छा, इसका मतलब अगली बार उसको भी टिकट मिलेगी। अच्छा, राजनीति थी इसमें, कह सकते हैं? नहीं, राजनीति बिल्कुल नहीं थी, रूटीन की चीज़ थी। आप पर आरोप लगे थे, आप मानते हो इन चीज़ों का कि नहीं, आरोप उठाता रहा है ये बातें? राजनीति में आए हैं तो इस तरह के आरोप लगते रहेंगे झूठे। मैं तैयार हूँ जवाब देने के। अच्छा, मैं विचलित नहीं हूँ, मैं आरोप। जेल शब्द को हिंदी में सुधार गृह बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, एक बार अपराध करते हैं, कुछ सीख के आते हैं, अच्छे भी बन जाते हैं, कुछ बड़े अपराधी। आप भी जेल में चाहे आदमी अपराध करके जाए या नौकरी, आपने जेल से क्या सीखा इतने सालों में? मैंने जेल से बदमाशों की लेवल देखा है। मैंने
जेल के अंदर बदमाशों की मेंटलिटी देखी है। 22.5 साल में जेल में रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ दादरी की जनता को, दादरी हल्के को क्राइम फ्री बनाऊँगा। बदमाश नहीं छोड़ूंगा यहाँ। मेरे को पता है कि बदमाश का कितना लेवल है। लक्ष्मण रेखा खींच दूंगा, उसके अंदर बदमाश आना बैन हो जाएगा। वो मेरा काम होगा। दादरी की जनता को ये मैं विश्वास दिलाऊंगा। दादरी में पीछे जो गोलीकांड हुए हैं, जो यहाँ पे क्राइम के पीछे बड़े, मैं कुछ नहीं कह सकता। आने वाले वक्त में इन चीज़ों से निजात मिलेगी इस बिल्कुल शहर को। 100% मिलेगा। दादरी उभरता शहर है, ये डेवलप होगा आने वाले 5 साल में। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आपके भिवानी से ज़्यादा करके दिखाऊंगा आप 2029 में आना। चलो, हमारे साथ सुनील सांगवान थे। आने वाले वक्त में दादरी को क्राइम फ्री और चमकाना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जी भाई। जय।